आज के इस वीडियो में विद्यार्थी संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, √2, √5 तथा √13 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि ये जो अंडर के अंदर संख्याएं हैं, पहली बात तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इन अभाज्य संख्याओं को चूंकि इनमें अंडर लगा हुआ है, इसलिए इस अवस्था में ये अपरिमेय संख्याएं हैं। वर्गमूल जब आप इनका निकालते हैं तो दशमलव के बाद इसके मान निकलते चले आते हैं और दशमलव के बाद के जो अंश हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। चलिए, उधर की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत है इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की। तो जैसे √2 लिखा हुआ है, तो इसकी एक पहली और प्रथम विधि है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में विद्यार्थियों को पता है क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, और यह प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये जो √2 संख्या है, इसको आप किन्हीं दो पूर्ण वर्ग संख्याओं या स्क्वायर के टोटल के रूप में व्यक्त करें और फिर इसके बाद उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। इसके लिए संख्या रेखा विद्यार्थियों ने पहले देखी है और सीखी है। हम यहाँ देखते हैं कि यह एक संख्या रेखा विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित है, और हम जानते हैं कि √2 को हम 1² + 1², 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 का स्क्वायर 1, और इधर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 √2 के बराबर है। तो अगर इस 1² को हम आधार स्क्वायर कहें, इस 1² को हम लंब स्क्वायर कहें, तो फिर हमारा जो √2 वैल्यू आएगी, ये कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं संख्या रेखा पे हमें करना क्या होगा। हमने कहा क्या, आधार 1 ले लिया जाए। तो आधार 1 आप ले लिए, ये 0 से लेकर 1। फिर कहा गया लंब 1 ले लिया जाए, तो इस 1 के बिंदु पर एक समकोण बनाती हुई रेखा खींची जाए। ये रेखा समकोण बनाती हुई खींची जाए। आप चाहें तो इसे चांदे से बना सकते हैं, पटरी प्रकार से बना सकते हैं, और इस पर 1 इकाई माप का खंड काट लिया जाए। जैसे 0 से 1 जितना लंबा ये खंड है, तो 1 इकाई का यहाँ पर एक खंड काट लिया जाए। तो अगर हम इन बिंदुओं का नामकरण करें, तो हमने कहा कि ये बिंदु मूल बिंदु O है, यह बिंदु A बिंदु है, और यह बिंदु B बिंदु है। अब क्या करेंगे, हम OB को मिला लें। अब ये जो OB माप है, इस समकोण त्रिभुज OAB का कर्ण है, और ये कर्ण √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो √ हो जाएगा इधर। तो ये आपकी माप हो गई √2, कौन सी? OB। चूंकि अब इस OB माप को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हमने यहाँ पे प्रकार का नोक रखा और अपनी पेंसिल की नोक यहाँ रखी, और यहाँ पर एक प्रकार से चाप ऐसे नीचे की ओर आता हुआ लगाया। तो ये हमें संख्या रेखा पर एक बिंदु मिल गया। अगर इसका नामकरण हम P कर दें,
तो यहाँ O से लेकर P तक की दूरी OP दूरी इस OB दूरी के बराबर हो जाएगी, और यह OP क्या होगा, √2 के बराबर हो जाएगा। यह बिंदु P की स्थिति इस संख्या रेखा पर √2 के स्थान को दर्शाएगी। तो हमने किया क्या है, एक इकाई का आधार लेकर बिंदु A पर समकोण बनाते हुए AB एक इकाई, अब यहाँ इकाई को आप सेंटीमीटर से, अगर आपने संख्या रेखा बनाई है तो आप सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं। एक इकाई का खंड काट लिया, ये हम क्रिया विधि आपको बता रहे हैं, तथा OB को मिलाया, अब बिंदु O को केंद्र मानकर OB के बराबर संख्या रेखा पर OP चाप काट लिया। तो अब देखो, हम गणना से आपको समझाते हैं कि जो OB था वो क्या था, √1² + 1² बराबर √2 OB, और OB के बराबर हमने चाप OP काटा है। तो OP क्या है, चूंकि OP बराबर OB है, इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अतः संख्या रेखा पर बिंदु P की स्थिति क्या होगी, √2 की स्थिति होगी। इस संख्या रेखा पर आप आ जाइए, इस संख्या रेखा पर जो बिंदु P है वो √2 के स्थान को प्रदर्शित करेगा, और जैसा कि आपको पहले से पता है कि √2 बराबर 1.414 एंड सो ऑन, इस प्रकार की वैल्यू होती है। अब देखते हैं, बात करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका है √5 का स्थान संख्या रेखा पर ज्ञात करना। अब हम करने जा रहे हैं √5 का स्थान संख्या रेखा पे ज्ञात करना जा रहे हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, क्योंकि √5 को हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, अगर इसमें हम जोड़ दें तो 4 1 कितना हो गया, 5। अर्थात इस √5 को हम क्या कह सकते हैं, √2² + 1²। तो इस प्रकार आप √5 का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा, सूत्र वही लगा हुआ है, कर्ण बराबर √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस के रूप में इस अज्ञात राशि को परिवर्तित कर लेते हैं, और फिर इसका आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम प्रदर्शन करेंगे कि हमारा बिंदु 0 है, ये -1, ये +1, ये हमारा 2। तो आधार हमने 2 ले लिया, 2 पर एक समकोण बनाया, और इस समकोण पर इस बिंदु से एक इकाई का चाप काट लिया। 2 वाले बिंदु का नाम हमने A रखा,
जीरो वाले बिंदु का नाम हमने ओ रखा। अब ए से हमने जो ये चाप काटा था इसका नाम हमने बी रखा। अब हमने क्या किया, ओ बी को मिलाया। अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी के बराबर हमने ये देखो एक चाप प्रकार से लगा दिया। तो ये हमको यहाँ पर बिंदु पी प्राप्त हो गया। 2 के बाद यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा और ये अनंत की ओर संख्या रेखा अग्रसर हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ जो ओ बी है भाई ये 2 इकाई था, ये 1 इकाई था, तो ये √5 हो जाता है। और ओ बी के बराबर ओ पी हमने यहाँ पर चिन्हांकित किया है प्रकार की सहायता से। तो इस प्रकार बिंदु पी की स्थिति √5 की हो जाती है। तो अब चाहो तो इसके रचना के पद भी लिखे जा सकते हैं। हम एक हेडिंग बना लेते हैं रचना, क्योंकि हमने रचना की हुई है यहाँ पर इसकी। तो रचना के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ ए रेखा 2 सेंटीमीटर की खींची। पहला काम किया। दूसरा काम, बिंदु ए पर समकोण बनाते हुए ए बी 1 सेंटीमीटर का चाप काट लिया। अब ओ बी को मिलाया तथा ओ बी के बराबर एक चाप ओ पी बिंदु ओ को केंद्र मानकर काट लिया। जब इतना काम आपका हो गया तो अब देखिए, अब क्या मुख्य बात आ गई। ओपी तुमको कितना मिल गया, फिगर में देखिए ओपी, ये बिंदु पी की पोजीशन है, ये √5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो अतः संख्या रेखा पर बिंदु पी की स्थिति √5 को दर्शाएगी। तो इस प्रकार आपकी संख्या रेखा पर √5 को प्रकट कर दिया गया। ये जो √5 है ये वैल्यू यहाँ पर आपकी संख्या रेखा पर दिख जाती है। 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। इसी प्रकार आपसे √13 का मान ज्ञात करने को कहा गया था। यदि आपको √13 का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए भी देखिए आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। चूंकि √13 बराबर, अब इसको 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं में तोड़िए तो 9 4 13, इसको हम क्या कर सकते हैं 9 + 4, और ये 9 + 4 क्या है, 9 है तुम्हारा √3 का स्क्वायर और 4 है तुम्हारा 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार अब आप अपना प्रश्न लगा लेंगे। संख्या रेखा पर हम थोड़ा सा दर्शाना आपको दिखा देते हैं कि ये हमारे पास 0 है। सबसे पहले हम आधार ले लेंगे 3 इकाई का, तो हम यहाँ पर 3 इकाई पर आ गए। तो 3 इकाई पर ये बिंदु जो है इसका नाम हम ए ले लेंगे। प्रदर्शन दे दीजिए 1 2 3, संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ये 4, ये 5, इस प्रकार संख्या रेखा इधर की ओर आगे बढ़ जाएगी। अब इस पर आप समकोण बनाएंगे और इस समकोण पर क्या करेंगे, ये समकोण आप बनाएंगे, इस समकोण पर 2 इकाई का चाप काट लेंगे, ये 2। तो यहाँ पे जैसे ये चाप मिल गया तो ये बिंदु बी हो जाएगा। अब इस ओ बी को मिला लेंगे
अब प्रकार यहाँ रखते हुए बी से आप एक चाप यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे एक चाप गिराएंगे। ये संख्या रेखा पर आपको एक बिंदु मिल जाएगा, इसका नाम आप P रख देंगे और यही बिंदु P जो होगा इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति √13 की होगी। तो इस प्रकार ये प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करेंगे और इसकी रचना भी ऊपर के भांति स्वयं करेंगे। अब विद्यार्थी देखें, एक नया प्रश्न विद्यार्थियों के सामने आ गया है, बिल्कुल पिछले प्रश्न से मिलता हुआ है। √20 तथा √17 का मान ज्यामितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यह मान संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। बच्चों, अभी हमने आपको सिखाया था कि जो मान आपको अपरिमेय संख्या का ज्ञात करना है उसके लिए पाइथागोरस का सहारा लेना सिखाया था। यहाँ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 बराबर हम क्या कह सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20। इसी प्रकार 17 को भी हम क्या कह सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 16 1 17। लेकिन यहाँ हम आपको दो नए तरीके समझाना चाहेंगे कि कोई ऐसी संख्या हमने अगर ली जिसमें ऐसा कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी हमने एक संख्या ले ली 22। अब बच्चों आपके लिए एक समस्या है कि 22 को यदि आप 4 स्क्वायर लेते हैं तो 16, 16 6 22। अब 6 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपके लिए यह कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। तो चाहे हम √20 का मान निकालने जा रहे हों, चाहे हम √22 का मान निकालने जा रहे हों, मान लो अभी आपको दे दिया गया √26। अब यहाँ भी आपके लिए समस्या है। क्या समस्या है? आप इसे आसानी से कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 25 1 26। लेकिन अगर √28 इस जगह पर हो जाएगा तब दिक्कत होगी। तब आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 क्या बनेगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा। अर्थात इसका विस्तार आप इस पाइथागोरस विधि से नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं जैसे अभी आपके पास देखा था आपने √13 को निकालना, तो वहाँ पे उसको आपने निकाल लिया था। अगर आपसे √21 की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप देखिए क्या करते, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 16 5 21 नहीं बनता है। लेकिन इसमें एक दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है कि 21 को हम कह सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जब हम का स्क्वायर घटाएंगे 4 तो आ जाएगा √21। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या लगा है कि कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम्हारा नियम लगता है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में लगता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उन संख्याओं में, जैसे हमें √28 में दिक्कत हुई थी हमको, ठीक है ना, ये √22 के लिए दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं में हम 2 प्रकार की संख्याएं दे सकते हैं। जैसे 20 क्या है, एक भाज्य संख्या है, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं को हम एक नई विधि से इनका ज्यामितीय मान निकालना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो फर्स्ट हम सिखाते हैं भाज्य संख्याओं का ज्यामितीय मान ज्ञात करना। लेकिन एक बात विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि यह संख्या अपरिमेय है। हम भाज्य संख्याओं का लिखा तो हमको लिखना चाहिए भाज्य संख्याओं, यहाँ पे एक बीच में मार्क लगाते हैं, के वर्गमूल का। अब ये बात पूरी हुई है।
भाज्य संख्याओं के वर्गमूल का, क्योंकि जब हम भाज्य संख्याओं के वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। करना क्या होता है, अब जैसे आपको अंडर रूट 20 के लिए निकालना है तो हम लिखते हैं चूंकि 20 को 2 खंडों में विभाजित कर दीजिए। जैसे हम लिख दिया 5 चौको 20, या आप ये भी लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 10 गुणी 2 भी कर सकते हैं। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड जो किए जाएं वो लगभग ऐसे किए जाएं कि इनके योग से बनी रेखा आपकी कॉपी पर बन जाए। जैसे जब आपने 5 चौको 20 कहा तो 5 और 4 का योग कितना हुआ, 9, अर्थात आपको अपनी कॉपी पर 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। फिर इसके बाद अगर 10 दूनी 20 कहा तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, तब आपको 12 सेंटीमीटर की रेखा कॉपी पर खींचनी होगी। यहाँ आपको 9 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और यहाँ आपको 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो बच्चों आप खुद समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी रेखा खींचना उपयुक्त होगा। तो हम इसका चुनाव करेंगे कि हम 9 सेंटीमीटर की रेखा अब खींचेंगे अपनी कहाँ पर, कॉपी पर। तो चलते हैं आगे, इसको बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। हम 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने जा रहे हैं। ये देखिए हमने एक 9 पर मार्क लगाया और एक मार्क हमने यहाँ पर 0 पर लगाया। रेखा खींचते समय पहला काम होता है आप उस पर मार्क लगाइए और फिर इन दोनों मार्क अर्थात चिन्हों को आपस में मिला दीजिए। तो हमने एक रेखा खींची है जिसका नामकरण किया AB, और यह AB रेखा कितनी सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की। एक और विशेष बात, जब 9 सेंटीमीटर की आपने ये रेखा खींची है तो यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर आप लाए कहाँ से थे, ये 9 सेंटीमीटर हम 20 के गुणनखंड करके लाए थे, और गुणनखंड जो हमको मिले थे उनका टोटल हमने किया था, तब हमारा ये 9 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था। अब इस AB रेखा का हम लंबार्धक करेंगे। इसके लिए हम इस प्रकार की सहायता लेते हैं। बच्चों आपको पता है कि प्रकार की सहायता से रचनाएं की जाती हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रकार और पेंसिल आपस में सेट करें तो इनकी सिरों की जो दोनों नोक है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। तो इस AB रेखा के 2 बराबर भाग करेंगे हम, जिसको कहते हैं हम लंबार्धक करना। तो इसके लिए हम एक अनुमानित पहले आधे से अधिक, ये देखिए अब बच्चों को दिख गया कि ये आधे से अधिक चाप हमने ले लिया हुआ है, आधे से अधिक। और हम करेंगे क्या कि पहले हम A बिंदु पर हमने देखिए प्रकार रखा हुआ है, सबको दिखाई पड़ रहा है, A बिंदु पर हमने प्रकार रखा हुआ है, और हम ये देखिए एक चाप इधर, ये एक चाप लगाया और एक चाप इधर लाइन के नीचे की ओर लगाया। इतना ही कार्य हमने इधर B बिंदु से किया। ये देखिए एक चाप हमने ये लगाया और इसी प्रकार एक चाप ये लगा दिया। तो अब ये चाप देखिए 2 जगह पर ऊपर और नीचे कट गया है। ये किसी भी रेखा का जब आप लंब समद्विभाजक करते हैं अर्थात लंबार्धक करते हैं तो आप इसी प्रकार आधे से अधिक चाप लेकर के और ये आपने एक रेखा खींच दी। जब हमने ये रेखा खींची तो हमें AB का ये मध्य बिंदु प्राप्त हो गया है, ये AB का मध्य बिंदु मिल गया। अब हम AB का मध्य बिंदु को केंद्र मानकर, AB के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पर देखिए ये हमने ये चाप भर लिया, और जरा चेक कर लीजिए ये चाप उधर के बराबर है कि नहीं बराबर है। इधर भी आपका चाप ये बराबर होना चाहिए, ये आपका बराबर है। तो इस प्रकार आपने क्या किया, यहाँ से हम एक अर्धवृत्त की रचना कर लेते हैं। एक अर्धवृत्त की एक रचना ये इस प्रकार कर ली गई। अब इसके बाद क्या करेंगे
चूंकि आपने इसके गुणनखंड किए थे 5 गुणित 4, 5 गुणित 4 गुणनखंड हुए थे, 5 को 20 के लिए। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर एक बिंदु 5 सेंटीमीटर पर हम एक चिन्हांकित कर लेंगे। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ए पी बराबर, ये 5 सेंटीमीटर पर हमने एक बिंदु रख लिया। ये बिंदु कौन सा है, पी बिंदु है। इसका नाम हमने रखा पी। अब इस बिंदु पी पर हम एक समकोण बनाएंगे। तो समकोण बनाने के लिए बच्चों आपको बताया गया है कि आप चांदे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पटरी प्रकार से ही समकोण बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको पटरी प्रकार की सहायता से समकोण बनाना सिखाते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको इस बिंदु P पर ये प्रकार की नोक रखनी है और ये इस प्रकार एक चाप लगाना है। ये एक चाप आपने लगाया और इस कटान बिंदु से एक ये चाप आपने लगाया। ये जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है अब हमको, ये 60 अंश का मिल रहा है। फिर यहाँ पे हमने प्रकार रखा हुआ है और ये हमने देखिए एक निशान लगाया, ये 120 अंश का। इस प्रकार एक यहाँ पर ऊपर की ओर चाप लगाया और इस कटान बिंदु से, ध्यान से देखें विद्यार्थी, ये ऊपर वाले चाप को देखिए हमने काटा हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा 90 अंश का कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है और इसे हम इस प्रकार, ये हम एक रेखा खींच देते हैं। अब ये जो हमने रेखा खींची है बिंदु P से, ऊपर रेखा जो खींची है ये यहाँ पर जा कर के ये बिंदु Q पर मिल जाती है। यहाँ बिंदु Q हो गया। इस प्रकार आप क्या करेंगे, जो ये PQ रेखा आपकी है यह √20 सेंटीमीटर के माप के बराबर है। जो आपकी PQ रेखा है यही आपकी कितनी रेखा है, √20 इकाई की रेखा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम विद्यार्थियों को एक लॉजिक भी बताना चाहेंगे कि क्या लॉजिक है या क्या यहाँ पे कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए विद्यार्थी ध्यान से सीखें। यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में मान लो हमने इसका नाम PQR रखा। अगर इस बिंदु Q से कर्ण वाली भुजा पर ये QS लंब डाल दिया गया है, तो ये जो QS होता है ये क्या है, कर्ण पर डाला गया लंब है और यह S बिंदु इस कर्ण के 2 टुकड़े करता है, PS और RS। तो PS और RS का जो गुणनफल होता है PS इंटू RS, ये जो PS और RS का जो गुणनफल होता है ये QS के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि QS बराबर √PS इंटू RS। अब यहाँ पर PS क्या है, एक खंड, और RS क्या है, दूसरा खंड। तो इसी प्रकार हमने देखो यहाँ पे क्या किया था, 20 का एक खंड क्या था, 5, और दूसरा खंड था 4। तो यानी अगर हम इस PS को 5 कहें और RS को 4 कहें तो हमारा देखो 5 चौको क्या हो जाएगा, 20। तो ये √20 का वैल्यू क्या हो जाएगी, QS हो जाएगी, अर्थात कर्ण पर डाला गया शीर्ष लंब। फिर हमने यहाँ पे ये अर्धवृत्त क्यों बनवाया। एक नियम बच्चों आपको बताया गया होगा कि अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। अब देखिए, कर्ण को व्यास मानकर हमने एक अर्धवृत्त खींचा तो ये बिंदु Q जो है वृत्त पर स्थित होगा, समकोण वाला बिंदु। तो इस प्रकार यहाँ पर भी अगर A को हम Q से मिलाएंगे, A को इस Q से मिलाएं और B को इस Q से मिलाएं
तो ए क्यू बी एक समकोण त्रिभुज तैयार होगा जिसमें ए बी कर्ण होगा और पी क्यू आपका उस कर्ण पर समकोण वाले शीर्ष से डाला गया लंब होगा। तो चलिए, ये रचना तो बच्चों ने सीख ली है, फिर से हम एक बार विद्यार्थियों को बता देते हैं कि क्या किया गया है। 20 के 2 खंड किए गए गुणा के रूप में और इनका योग किया गया 5 4 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची गई है। इस रेखा का लंबार्धक किया गया है जिससे अर्धवृत्त का केंद्र O प्राप्त हो गया। O को केंद्र मानकर अर्धवृत्त बनाया गया। इस AB रेखा पर एक खंड अर्थात 5 सेंटीमीटर का AP एक चाप ले लिया गया। AP कितना लिया गया? 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर एक समकोण बनाया गया। यह समकोण इस अर्धवृत्त को बिंदु Q पर काटता है। ध्यान दीजिए, यह समकोण इस अर्धवृत्त को बिंदु Q पर काटता है। अब रेखाखंड PQ अभीष्ट लंबाई √20 के बराबर होगा। रेखाखंड PQ अभीष्ट लंबाई किसके बराबर होगा? √20 के बराबर होगा। अब आइए हम रचना वाले पद लिख लेते हैं। रचना के पद। सर्वप्रथम 20 के गुणनखंड 5 गुणित 4 के खंडों का योग 5 + 4 बराबर 9 के बराबर एक रेखा AB खींची। रेखा AB का लंबार्धक किया, बिंदु O प्राप्त हुआ। O को केंद्र मानकर अर्धवृत्त बनाया। रेखा AB पर बिंदु P A से 5 सेंटीमीटर दूरी पर लिया तथा बिंदु P पर समकोण बनाया। बिंदु P पर समकोण बनाया। यह समकोण अर्धवृत्त को बिंदु Q पर काटता है। अब रेखाखंड PQ बराबर √20 अभीष्ट रेखाखंड है जो आपको निकालना था। अब आ गई। अब क्या करेंगे? PQ को माप कर संख्या रेखा पर बिंदु P अर्थात √20 को
दर्शाया गया है। अब इसको समझ लीजिए, हमने ये संख्या रेखा बनाई, ये हमारा मूल बिंदु O 1 2 3 4 5 और ये चला गया अनंत की ओर, इधर -1 -2। अब जितना PQ था, यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, ये अगर हम ये PQ प्रकार से नाप लेते हैं या अपनी पटरी से नाप लेते हैं, उतना ही हम यहाँ पर PQ के बराबर O से यहाँ पर एक बिंदु रख लेते हैं, P रख लेते हैं, या यहाँ पे हमने इसका नया नाम दे दिया, T दे दिया। तो √20 की वैल्यू 4 समथिंग प्राप्त होगी, वो मान लेते हैं यहाँ पे प्राप्त होता है, ये बिंदु T हो गया। तो ये यहाँ से आपका ये OT जो है, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी, ये क्या कहलाएगी, √20 कहलाएगी। या फिर यहाँ पे हम एक तीर लगा के चिन्हांकित कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या है, √20 के बराबर है। तो इस प्रकार √20 का हमने मान ज्यामिति विधि से निकाला और क्या किया है, साथ ही में उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कर दिया है। इसी प्रकार √17 को यदि आपको निकालना है तो क्या करना होगा, यह आपको अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसलिए अगले वीडियो में हम किसी बड़ी अभाज्य संख्या का अंडर रूट ज्यामिति विधि से निकालना विद्यार्थियों को अवश्य सिखाएंगे।